हेलो स्टूडेंट। तो बेटा हम लोग देखें यहाँ पे मिल रहे हैं, आज बात करेंगे किस बारे में कि आपको पता है कि आपका जो है नीमसेट एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। ठीक है, इट इज़ ऑन 20th ऑफ जून। ओके, और अब आप लोग मुझे पता है कि लगे होंगे हर चीज़ की तैयारी करने में, सबसे कम ध्यान दे होंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, तो लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में जो है 10 क्वेरीज आनी है केवल, और हम लोगों ने अपना बेटा सारा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिया है, आपको पता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन तब भी मेरे पास व्हाट्सएप पे और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में भी बेटा बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस एज वी आर नॉट हैविंग द कंप्यूटर बैकग्राउंड। ठीक है, मेन प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही है जिनका बेटा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है एंड उन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। ठीक है, तो बेटा अगर बाद में ज्वाइन किया कुछ चीज़ें छूट गई हैं। हालांकि आपको पता है जो लोग यहाँ पे पूरे होल ईयर के कोर्स में थे उनको पता है कि बेटा हम लोगों ने पूरा कोर्स कवर किया है 2 टाइम्स। ठीक है, लेकिन तब भी अगर आप नहीं आ पाए हैं और बहुत बाद में आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे और जो क्वेरी आई है मेरे पास कि सर हम कैसे करें आप, क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा है। लेकिन मैं बताऊँ बेटा कंप्यूटर में टाइम आपके पास आज फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एंड द डेट इज़ 29 ऑफ मई। ठीक है, यानी हमारे पास मुश्किल से 20-22 दिन बचे हैं। लेकिन बेटा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो आई टेल यू कि जो जिन लोगों ने किया उनको पता है इतना ज़्यादा कोर्स नहीं कि आप कर ना पाएँ। ठीक है, अगर आप बेटा रोज़ 1 आवर भी दे दो तो भी आपका 10 डेज़ में आप आराम से यहाँ पे अपनी सारी क्वेरीज कर सकते हैं। नीमसेट पेपर का फॉर्मेट आप सब जानते ही हो बहुत अच्छे से। ठीक है, आपकी 10 क्वेरीज आनी है और मैंने आप सब लोगों से कहा है कि बेटा यहाँ पे जब आप काम करोगे तो और आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए कि 10 में हम लोग करीब 7 to 8 क्वेरीज जो बेटा फास्ट सॉल्व हो सकें, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो कंप्यूटर सेक्शन में जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको जो सिंपल क्वेरीज हैं उनको फाइंड आउट करना है जो फटाफट हो जाएं। कुछ न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल आज की क्लास में आपको पता है हम लोग यहाँ पे हार्ड डिस्क बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखे कि हमारे सामने ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आए जिनको बिना कैलकुलेटर करना, ये नहीं बोलेंगे कि इम्पॉसिबल था, पॉसिबल था, बट चिल्ड्रन देवर टाइम टेकिंग, है ना। तो मैंने यही सबसे बोला, मैंने क्या बोला आज कि जब ऐसा आपको लगे कि इतनी टफ कैलकुलेशन है और ये बहुत टाइम टेकिंग है तो आपको बस खाली क्या करना है उसमें कि उनको लीव कर देना है तुरंत। ठीक है, और जब बाद में टाइम बचे तब आइएगा, अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। ठीक है, अगर कोई टफ न्यूमेरिकल्स आती हैं, वैसे अगर आप लास्ट 2 ईयर के पेपर अगर आपने ध्यान दिए हो 2020 एंड 2021 के पेपर के ऊपर तो बेटा प्योर थियोरेटिकल पेपर थे, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आए हैं। फॉर एग्जांपल 2021 का पेपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था लास्ट संडे को, और मैंने आपको ये दिखाया था कि उस पेपर को करने में हमें 5 मिनट का भी टाइम्स नहीं चाहिए था। ठीक है, इवन जो 1-2 न्यूमेरिकल्स आए थे वो भी इतने ईजी थे जिनको आपको केवल ओरल कर लेना था, आपको इवन पेन और पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, किसी चीज़ की, आप केवल रीड करते और सिंपली कैलकुलेट करके आंसर लिख देते। तो बेटा लास्ट 2 ईयर में जो पेपर बहुत इजी आए हैं, पर हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि आप जो भी 10 ही केवल क्वेश्चंस हैं आप उनमें देखिए, अपना ऑब्जेक्टिव रखिए 7 to 8 हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है, हम लोगों ने सारी चीज़ें की हुई हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर कर रखे हैं और हम लोग बेटा अगली क्लास से अपनी जो रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगली जो 3 क्लासेस होंगी चिल्ड्रन दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सब उन सब क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। आज यहाँ पे हम लोग बेटा ये जो वीडियो सेशन यहाँ पे ले रहे हैं उसमें मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों से जिनको नहीं पता कि हमें प्रिपेयर क्या करना है। ठीक है, कैसी क्वेरीज आती हैं, तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सिलेबस है नीमसेट का, उसमें किन किन चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे रेडी रहना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर शीट पे ध्यान दीजिए तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं वो क्या है हम लोग के पास, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन यानी कि पूरा नंबर सिस्टम है आपका इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट जो नंबर सिस्टम है वो हमारा यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, नंबर सिस्टम में बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि जो जब आप नंबर सिस्टम में जाते हो, जिन लोगों ने किया हुआ है उनको पता है कि भी हम लोग यहाँ पे 4 तरह के नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। एक आपका बाइनरी जिसके बारे में
आप सबको पता है। नंबर 2 आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम पे आप काम करते हो। नंबर 3 पे डेसिमल नंबर सिस्टम है। और नंबर 4 पे हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक है इसमें एक्चुअली मेनली क्या करना होता है आपको, ये जो 4 नंबर सिस्टम है बेटा, इन 4 नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं इनको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है वो क्या है, कन्वर्जन। हमें यह आना चाहिए कि एक नंबर को आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे कैसे लेके जाएंगे। सेकंड थिंग क्या है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है, सारी कैलकुलेशन यानी कि बाइनरी नंबर को ऐड करना, ऑक्टल नंबर को ऐड करना, उनका प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नंबर को आपके यानी जो डेसिमल नंबर हैं उनको बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन सारे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है बाइनरी अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे बेटा केवल बाइनरी अर्थमेटिक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ओके बेटा, तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको कि जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाइनरी अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट जो वर्ड लिखा है बाइनरी, तो केवल बेटा बाइनरी पे नहीं सीखना है। आपको पता है हमें ये जो चारों नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, सब पे, ठीक है, ये जो 4 बेस हैं हमारे पास, इन चारों नंबर सिस्टम पे हमें सारी कैलकुलेशन प्रॉपर्ली आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली ऑक्टल नंबर को ऐड करना, हेक्साडेसिमल को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़िए। यहाँ तो ये लोग बड़े सिंपली लिख देते हैं पर चीज़ें इतनी कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगला जो टॉपिक है आपका बूलियन अलजेब्रा, जो एक सिंगल सेंटेंस में है। पर बेटा ये आपको पता है कि जिन लोगों ने किया हुआ है, एक लंबा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। और आप जब बेटा नीमसेट के जब पेपर्स चेक करते हो तो क्या देखते हो कि उन लोगों ने प्रपोजिशनल लॉजिक से लेके के मैप तक, यानी कि इस टॉपिक में ये लोग 0 से लेके 90 तक, यानी कि अगर एक 100% जो सिलेबस है तो 0 से 90 तक जो है यहाँ पे सिलेबस हमें कवर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेरी आप देखिए तो आपको हर तरह की क्वेरी मिलती है वहाँ पे। लॉजिक सर्किट डायग्राम पे भी क्वेरी है। ठीक है, के मैप के ऊपर भी हमको यहाँ पे क्वेरीज मिलती हैं। ठीक है, और बाकी जो बूलियन एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करनी है वो तो होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इवन जो है प्रपोजिशनल लॉजिक तक यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा यहाँ पे। इसके बाद फिर आइए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, यानी जो डेटा रिप्रेजेंटेशन भी 2 तरह का है। एक तो होल नंबर, इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, और नंबर 2 पे क्या है, फ्लोटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है और हमें करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर बड़ी थियोरिटिकल क्वेरी देते हैं, क्योंकि देखिए जो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे कि 2 यहाँ पे मेथड है। ठीक है, आपके पास जो है सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन, और लंबी प्रोसेस होती है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो अब तक कोई उन लोगों ने ऐसा यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं दिया है। ठीक है, जो क्वेरीज आई भी हैं 2020 एंड 2019 के पेपर में आप लोग देखिए। ठीक है, तो जो क्वेरीज आई हैं बेटा दे आर टोटली थियोरेटिकल वन। ठीक है ना, यानी कि आप खाली रीड करोगे, अगर आपको प्रोसेस आती है आप सिंपली अपना डायरेक्टली आंसर अपना टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे इंटीजर एंड फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर दिया हुआ है, सिंपल अर्थमेटिक एंड टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक क्या चीज़ है कि आपको पता है, जो बताया गया है कि जो डेटा रिप्रेजेंटेशन में जितने भी आपके बेटा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यू नो दैट दे आर रिप्रेजेंटेड विद द टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो ये जो कैलकुलेशन है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हुई है और हमारे सिलेबस में है, और ये हमें बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में कैलकुलेशन हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ट्रूथ टेबल जो हमारी बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होती है। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग बेटा पेपर का फॉर्मेट अगर यहाँ पे चेक करो नीमसेट का, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के पेपर, 5 ईयर के पेपर, कोई भी 7 ईयर के पेपर, 3 ईयर के पेपर आप पिक करिए,
और उसको अगर आप एनालाइज करने चलिए कि बेटा किस टॉपिक से कितनी क्वेरी आ रही हैं, ठीक है, तो सरप्राइजिंग चीज़ क्या मिलेगी आपको कि हम लोग कुछ सेट नहीं कर सकते। यानी हमें कोई प्रॉपर अगर यहाँ पे टेबल बनाने चलें कि बेटा किस टॉपिक से कितनी क्वेरी आती हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मेरे पास जो है 10 क्वेरी आती हैं, तो 10 में अगर मुझे पता हो कि भाई 4 क्वेरी मेरी जो है नंबर सिस्टम से आ रही हैं, 4 क्वेरी आपको कहाँ से मिल जा रही हैं, बूलियन से मिल जा रही हैं, तो आदमी फिर क्या करेगा, उसी हिसाब से फिर अपना प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और 2 क्वेरी हमको कहाँ से मिल जा रही हैं, आपके कंप्यूटर बेसिक से मिल जा रही हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप आज से 2 इयर्स पहले तक के पेपर अगर बेटा चेक करो तो आपको ज़्यादातर ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2 आपको कंप्यूटर बेसिक यानी थ्योरेटिकल क्वेरी मिल जाती थी, ठीक है। कम से कम आपको 4 से लेके 5 तक जो है क्वेरी मिलती थी बूलियन से, या फिर 4 to 5 क्वेरी आपको मिल जाती थी नंबर सिस्टम से। यानी कि ये हमारा चलता था बैलेंस 4, 4 and 2 का। लेकिन बेटा लास्ट 2 ईयर आफ्टर कोरोना टाइम आपको मैं बताऊं तो पेपर का फॉर्मेट अगर आप लास्ट 2 ईयर के पेपर देखें तो सरप्राइजिंगली इतने चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 का पेपर, लास्ट ईयर का पेपर चेक करिए तो आपको पता है हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं बूलियन। बेटा जो अपने यहाँ कोर्स करते हैं कंप्लीट, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग, मैं यहाँ पे जो करता हूँ डिवोट, वो मेरा जाता है बूलियन में। पर आपको पता है बूलियन से एक भी क्वेरी नहीं आई, ठीक है। फिर नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे डिवोट कर रहे थे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम से केवल 2 क्वेरी आई 10 में से, ठीक है। और बाकी बेटा जो 7 क्वेरी केवल एक चैप्टर से आ गई। आई रिपीट, 7 क्वेरीज केवल एक चैप्टर से आ गई, किससे, प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। और वो शीट मैंने अभी बेटा जल्दी जो है व्हाट्सएप पे शेयर भी की है आप लोगों से, और मैंने आपको ये पेपर लास्ट टाइम करवाया भी था कि अगर आप 2020 और 2021 के पेपर देखिए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी हैं केवल प्राइमरी मेमोरी, वहाँ से हम लोग की कवर की जा रही हैं, ठीक है। तो ये हुआ है सीन कि आपका केवल एक चैप्टर, और जो सेकंड जो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। ये देखने में बड़ा छोटा सा टॉपिक है पर ऐसा है नहीं, क्योंकि कई जगह वो लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, आप बताइए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कोई एक बेटा छोटा वर्ड नहीं है, ठीक है, पूरा होल सिलेबस हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है ये बेटा अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, मैंने ये बताया यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ना, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी पढ़ना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा, ठीक है। हालांकि शीट्स मैंने भेजता रहूँ, पर देखिए जो मेन टॉपिक है सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो क्वेरीज आई हैं आप लास्ट 10 ईयर के पेपर देखिएगा, आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर बैकअप जो डिवाइसेस हैं इसमें आपको मेनली बेटा जो हार्ड डिस्क है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए क्वेरी भी आई हैं और न्यूमेरिकल भी आए हैं। तो बेटा ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं इनका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर अगर आप कवर कर लोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें खाली एक चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रखा होता है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, तो आप 2021 में जो पेपर था उसकी 7 क्वेरी सॉल्व कर सकते थे, एंड ईयर 2020 में आप 4 या 5 क्वेरी बड़े इजीली सॉल्व कर सकते थे आउट ऑफ 10, ठीक है। यानी सारी क्वेरी वो एक ही चैप्टर से दे रहे हैं। पर मेरा जो सजेशन है आपके लिए कि जो फर्स्ट जो 3 टॉपिक्स हैं ये आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी जो नीचे के टॉपिक हैं वो बहुत बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप केवल अपने पहले 3 टॉपिक आपके एटलीस्ट यहाँ पे कवर रहने चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, नीमसेट के सिलेबस कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पे सैम्पल जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनके ऊपर बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, कि बेटा कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या लेवल होने चाहिए आपका, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आगे ले चल रहा हूँ सैम्पल प्रॉब्लम के ऊपर, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा।
ज़्यादातर बेटा प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है जो प्रीवियस ईयर में अपीयर हो चुकी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अभी हम लोग नंबर सिस्टम पे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में देखिए आपके सामने यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा ही था कि जो 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं इसमें आपको सारी अर्थमेटिक आनी चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए, और जिन लोगों ने प्रॉपर सारी क्लासेस की हैं उनको मैंने ये भी दिखाया था कि बेटा कई क्वेरीज ऐसी हैं कि जिनमें केवल आपकी अर्थमेटिक एंड नॉलेज नहीं काम आती, आपको अपना लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि जब आप चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ बेटा केवल पेपर और पेन लेके और नंबर को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके नहीं, अगर आप कई बार क्वेरी के आंसर आपको केवल आंखों से देखने से मिल जाते हैं। आप ध्यान से अपनी क्वेरी को रीड करिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है। और आपको क्या करना है, पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधे अपना आंसर टिक करेंगे। कैसे भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल भी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके सामने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहली क्वेरी है क्या किया है इन्होंने कि 2 बाइनरी नंबर दिए हुए हैं और कहा है कि इन बाइनरी नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन करिए और जो आंसर आए चिल्ड्रेन, जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, कहा है कि उसको आप हेक्सा फॉर्मेट में बताइए कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है, यानी कि ऑन द बेस ऑफ 16। तो अब देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ कि अब इसको अगर आप एक नॉर्मल प्रोसीजर में करने चले गए, ठीक है, आई रिपीट, अगर आप इसको नॉर्मली करोगे तो बेटा बहुत टाइम कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो बाइनरी जो नंबर दिए हुए हैं चिल्ड्रन, दे आर हैविंग 5 डिजिट, ठीक है। ये जो नंबर है क्या है, इनमें 5 है यहाँ पे डिजिट। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो पता है आपकी लंबी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो इसको बड़े लंबे, अगर आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करने गए तो बड़े लंबा हमको यहाँ पे टाइम लगने वाला है। लेकिन आप चाहो तो इस काम को थोड़ा शॉर्ट अप्रोच में भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कैसे कि मैं देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रहा हूँ, ओके बेटा। तो देखिए यहाँ पे जब 2 बाइनरी नंबर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो मैंने क्या बोला कि सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लंबी प्रोसेस है, तो आप हम लोग शॉर्ट में काम करेंगे। पहले आप अपने ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको आप क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्म में दिए हैं, आप इनको 10 के बेस पे कन्वर्ट करिए। तो देखिए पहला नंबर जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको जो आंसर मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 21, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे अभी ये नहीं सिखा रहा कि कैसे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पूरी करनी पड़ेंगी, मैं आपको खाली यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड नंबर है, सेकंड वाला नंबर आपने यहाँ पे पिक किया, ये भी आपका बाइनरी फॉर्म में है, इसको भी क्या करिए 10 के बेस पे कन्वर्ट करिए। देखिए जो आंसर है आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 4 8 16, सबको ऐड करिए 29। तो अब देखिए 2 बाइनरी को मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप क्या करिए 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है कि नहीं। तो ये देखिए आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, आपका जो आंसर है वो जो आएगा यहाँ पे 609, ठीक है। ये देखिए ये हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। पर बेटा प्रॉब्लम ये है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो डेसिमल बेस के ऊपर आया है, ठीक है। पर हमसे जो यहाँ पे जो पूछा गया रिजल्ट वो किस में पूछा गया है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो ये जो रिजल्ट आया है आपका 10 के बेस के ऊपर 609, अब हम इसे क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और किसी भी डेसिमल वैल्यू को बेटा किसी भी बेस में अगर कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, ठीक है, यानी कि मैंने कहा कि एक डेसिमल वैल्यू है 609, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, सारे रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप कॉपी करते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पे हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे बेटा, अपने नंबर को 609 को आप क्या करिए 16 से करिए डिवाइड यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए आपका 38 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। 38 को फिर 16 से करिए, 16 2 जा 32, रिमाइंडर विल बी 6। अब 2 को करिए, 16 0 जा 0 एंड रिमाइंडर विल बी 2। तो देखिए अब आपका नंबर बेटा 0 हो गया, बस यहीं पे रुक जाना है। एंड सारे जो रिमाइंडर्स आए हैं दे विल बी कॉपीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर कॉपी करिए। तो आपको जो यहाँ पे मिल रहा है रिजल्ट वो कितना मिल रहा है 261 ऑन द बेस ऑफ 16, ठीक है। तो आप देखिए जो मेरा सी वाला ऑप्शन है
वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, परफेक्ट है। ओके बेटा, अब हम लोग यहाँ पे अपना देख रहे हैं अगले साल जो क्वेरी आप जो आपकी प्रीवियस ईयर में आई है, दैट इज इन ईयर 2020। ठीक है, पहले जो प्रॉब्लम है ध्यान से रीड कर लीजिए बेटा। एक फ्रैक्शनल नंबर दिया है ऑन द बेस ऑफ 10, ठीक है, एक 10 के बेस पे नंबर है 234.125, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसके यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, इसके बेटा 4 बाइनरी इक्विवेलेंट दिए हुए हैं और कहा है कि बताइए कि इनमें कौन सा जो है बाइनरी इक्विवेलेंट इज परफेक्ट। तो हमें एक सही ऑप्शन चूज करना है। आपको बेटा सिखाया गया है क्या चीज, आपको पता होनी चाहिए कि जो भी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं ये बेटा ये हमारी 2 पार्ट में होती हैं, ठीक है। और जब 2 पार्ट में है तो यानी कि क्या मतलब है इसका कि होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, और दोनों को हमें क्या करना होता है अलग अलग, ठीक है। आई रिपीट, हमें क्या करना होता है दोनों को अलग अलग बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी पार्ट एक यहाँ पे पहले पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो क्या देखते हो कि बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, और अगर आप होल नंबर वाला पार्ट चेक करो तो वो भी यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब आपकी यहाँ पे लक है कि आप कौन सा पार्ट यहाँ पे पहले सॉल्व करते हो। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है, अगर आप सपोज पहले यहाँ पे इंटीजर पार्ट सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर ये आने वाला है 11101010, तो यानी आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में तो सेम आंसर है। और अगर आपने कहीं फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व किया तो और आपका आंसर आ गया 0.011, तो भी 2 ऑप्शन है, यानी कि शॉर्टकट नहीं है। पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे सवाल ये कि आप पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते हो टाइम सेविंग के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे पिक करने जा रहा हूँ, आप देखिए क्या होता है। तो बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या दिया हुआ इन्होंने 0.125, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो प्रोसेस है आपको पता है, क्या करना होगा, हमें इसे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते रहना होगा फ्रैक्शनल पार्ट को, जब तक कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए। और चिल्ड्रन जो होल नंबर वाला पार्ट है वो आपको कॉपी करते रहना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो देखिए 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 0.250। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ध्यान रखिए केवल फ्रैक्शनल पार्ट को, तो आपका क्या आंसर आएगा 0.500। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.000। और बेटा यहीं पे रुक जाइए, ठीक है। आप क्या देखते हैं कि आफ्टर 3 कैलकुलेशन योर फ्रैक्शनल पार्ट टर्न्स टू 0, ठीक है। अब इसमें और मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, यहीं पे रुक जाइए। और आप देखिए ये जो तीनों जो आए हैं रिजल्ट, यहाँ के जो इंटीजर पार्ट्स आए हैं इनको जरा ध्यान से देखिए 001, और इनको आपको क्या करना है बेटा टॉप टू बॉटम कॉपी करना होता है, ठीक है। तो यानी बेटा ये जो भी वैल्यू है 234.125, इसमें ये जो 125 है इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो 0.001 से, ठीक है ना। ये देखिए मैंने ऊपर से नीचे कॉपी किया है। अब अपने चारों ऑप्शन चेक करिए। अच्छी बात क्या है कि 0.001 वाला एक ही रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी सी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये सब प्रॉब्लम हम लोगों ने कर भी रखी हैं। जब आपको मैंने टॉपिक्स करवाए थे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम साथ में करवाते हुए लेके गया था, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेरी जो हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ ईयर 2018, ठीक है। ये बड़ी अच्छी क्वेरी है। यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, आप ध्यान दो तो एक यहाँ पे नंबर लिया है 565, ठीक है, एक नंबर है 565 और इसके लेफ्ट में एक नंबर है, आप चेक करिए 235, और इसके राइट में भी एक नंबर है 1065। पर बेटा जो लेफ्ट और राइट वाले नंबर हैं उनकी जो बेस दिए हैं इन्होंने वो क्या दिए हुए हैं R1 एंड R2, ठीक है, R1 एंड R2 करके यहाँ पे बेस दे रखे हैं। और क्या पूछा है कि बताइए R1 एंड R2 की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो जब आप R1 एंड R2 की वैल्यूज बेटा जब यहाँ पे चेक करने चलोगे तो आपको पता है क्या होगा, 4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि ये जो R1 और R2 क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।
R1 R2 के लिए यस फॉर एग्जाम्पल देखिए पहला बेस क्या दे रखा है इन्होंने 8 और 16, यानी कि 235 का बेस 18 हो और इसका बेस यहाँ पे 16 हो। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने हमें अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब आप सवाल ये कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए यहाँ पे फिर वही, इसको बेटा आप चाहे तो बड़े लंबी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही लंबे मेथड से। कैसे कि आप क्या करो कि ये अलग अलग बेस रख के देखो फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे, और पता लगाओ कि दोनों बेस रखने पे आंसर 565 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बार बार आपको फॉर एग्जांपल 235 पे हमने 8 का बेस लगाया, 1065 पे 16 का बेस लगाया और आपने अपना पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेक किया। ठीक है ना, पहला कॉम्बिनेशन चेक किया कि ये सही है कि नहीं। फिर ऐसे ही सेकंड वाला रख के देखिए। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर लॉजिकल वे में करो ना तो आपको एक्चुअली पेन भी नहीं चलाना, ये हमने आपको पहले भी बताया था। कैसे कि देखिए इसका जो लेफ्ट वाला जो नंबर है 565 का, वो नंबर आप क्या देख रहे हैं कि बेटा ये 535 से कम है। ठीक है, 535 से कम होने का मतलब पता है क्या है कि ये जब इस नंबर का वेटेज कम हो रहा है, पता है क्यों, यानी कि इसका बेस बड़ा होगा। यानी कि बेटा ये जो R1 है ना, ये R1 आपका जरूर 10 से ज्यादा होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसके जो राइट वाला नंबर है 1065, आप क्या देख रहे हैं, ये तो 565 से बहुत बड़ा है। ठीक है ना, यानी कि जो राइट वाली जो वैल्यू दी गई है सेकंड बेस पे, वो 565 से ज़्यादा बड़ी है। और बेटा कोई भी नंबर अगर 10 के बेस से ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब पता है क्या है कि इसका बेस जो है कम होगा। ठीक है, कहाँ से कम होगा, 10 से कम होगा। यानी कि जो R2 की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 10। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि अपने जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं उनमें खाली ये दो चीज़ें ढूंढिए कि R1 की वैल्यू 10 से ज़्यादा कहाँ पर है। तो आप क्या देखते हैं कि ये दो ऑप्शन निकल के आते हैं। ठीक है ना, पहले दो ऑप्शन तो यहाँ पे ड्रॉप हो गए। सेकेंड थिंग क्या कि R2 की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, तो आप क्या देख रहे हैं 8 एंड 12। तो यानी बेटा मेरा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सेकेंड वाली कंडीशन के साथ ही ड्रॉप हो गया। क्यों, क्योंकि R2 की वैल्यू बेटा 10 से कम नहीं है, वो 12 दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे करके आप क्या देख रहे हैं कि बिना किसी कैलकुलेशन के, यानी थोड़ा सा अगर आप लॉजिक यूज करें तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे ऐसे बड़े आराम से कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए एक और यहाँ पे छोटी सी क्वेरी। ठीक है, क्या दे रखी क्वेरी इन लोगों ने, यहाँ पे कहा है कि दो देखिए यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 37H और एक सेकेंड नंबर दे रखा है 17H, और क्या बोला है कि व्हेन द वैल्यू 37H इज डिवाइडेड बाई 17H देन द रिमाइंडर इज। ठीक है, और हमें क्या कहा है कि बताओ कि क्या रिमाइंडर आएगा। तो एक चीज तो पहले से ही क्लियर है कि जो 37H है और जो 17H है, ठीक है, ये दोनों हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, यानी हमें हेक्सा नंबर का डिवीजन करना है, यानी उसके लिए आपको 17 की वो भी हेक्सा में टेबल आनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही टफ प्रोसेस है। ठीक है, इतना इजी नहीं है 17 की टेबल, वो भी 16 टाइम लिखना हेक्साडेसिमल में। ठीक है, 10 के बेस पे होता 16 की टेबल, तो हम लोग बड़े आराम से कर लेते। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, मैंने आपको पहले यहाँ पे जब पढ़ाया था रेगुलर क्लासेस में तो मैंने करके भी दिखाया था। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है बेटा कि आप फिर से वही चीज़ मैंने कहा, देखिए चीज़ें अगर हमारी लैंग्वेज में हो तो कितना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग बेटा यहाँ पे भी यही ट्रिक फॉलो करनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो दोनों जो नंबर दे रखे हैं आप क्या करिए इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वहां तो हम करके डिवाइड आराम से जो है अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला काम हम लोग यहाँ पे यही करेंगे। ठीक है ना, कि अगर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी नंबर्स हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने बेस पे कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए पहला जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है 37। ठीक है, तो 37 को 10 के बेस पे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 इंटू 16 की पावर 0 एंड 3 इंटू 16 की पावर 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 एंड 48। ठीक है, तो आपका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 55। तो ये आपका पहला नंबर हो गया। ऐसे ही जो सेकंड नंबर है आपका क्या है यहाँ पे 17H है, तो 17 को भी बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर फैशन में, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इंटू 16 की पावर 1
एंड 17 इंटू 16 की पावर 0। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 7 यानी कितना आ जाएगा आपका 23 ऑन द पावर ऑफ 10। ठीक है, तो यानी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपको 55 को 23 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो ये आपका 23 टू द 46 एंड रिमाइंडर विल बी 9। तो ये देखिए, अब जरा बात समझिएगा, यहाँ पे हमने 37 को 17 से नहीं डिवाइड किया, हेक्साडेसिमल को। 37 को हमने क्या किया, अपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, जो 17 था उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किया, हमें नंबर मिले 55 एंड 23। 55 को 23 से हम बेटा हमने डिवाइड कर लिया और हमारा रिमाइंडर आ गया 9। पर ध्यान रखिए, ये जो 9 रिमाइंडर आया है इट इज़ ऑन द बेस ऑफ 10। बट हमें जो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा वो हेक्सा फॉर्मेट में। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, अपना ये जो रिमाइंडर आया है 9, इसको आप क्या करेंगे, अपने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कि आप अपनी 9 को क्या करिए, 16 से करिए डिवाइड, वही जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो आपको पता है क्या क्या करना है कि 16 0 द 0 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9, और यहीं पे कैलकुलेशन आपकी रुक जाएगी। ठीक है कि नहीं। क्या करते थे आप, अपने रिमाइंडर को नीचे से ऊपर कॉपी करते थे, तो ये आपका 9 ही आ गया ऑन द बेस ऑफ 16। केवल एक ही रिमाइंडर आया है, ज़्यादा आया ही नहीं है। ठीक है, तो यानी बेटा मेरा जो आंसर आएगा वो 9 आएगा हेक्सा फॉर्मेट में। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस हमारा बेटा ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे किसके बारे में देखा, नंबर सिस्टम के ऊपर जो क्वेरीज आती हैं वो किस फॉर्मेट में होती हैं। इसके बाद बेटा जो सेकंड फॉर्मेट है, यानी जो सेकंड पोर्शन जो हमें कवर करना होता है वो क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा। मैंने कहा था कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जो क्वेरीज आई अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर से देखो तो बेटा बहुत सिंपल क्वेरीज से लेके बहुत टफ क्वेरी तक भी आई हैं। ठीक है, यानी 1-2 क्वेरीज जो लॉजिक सर्किट डायग्राम के ऊपर बेस्ड आई हैं, मतलब कि जिनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला था। ठीक है, लेकिन खैर हमें तो सारी चीज़ें पढ़ के जानी होती हैं, हमें बेटा सब कुछ प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या आने वाला है। मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया बेटा वीडियो के कि आप सब जानते हो, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स अगर पिक करने चलो तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कुछ भी हमें यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो बूलियन अलजेब्रा पे जब आप आते हो तो आपको पता है यहाँ पे सारे गेट्स पढ़ने हैं, आपको ट्रूथ टेबल बनानी आनी चाहिए, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम लोग यहाँ पे जरा थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें नंबर 5 पे क्या दे रखा है इन्होंने कि ये बताइए कि विच इनपुट वैल्यू विल कॉज एन एंड लॉजिक गेट। तो एंड लॉजिक गेट आप लोग जानते हो, ठीक है, ये हमारा लॉजिक गेट होता है एंड, जो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट के ऊपर काम करता है। और आपको अच्छे से पता है कि ये अपना आंसर ट्रू कब देता है, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। ठीक है ना, एंड गेट में आपको पता है कि जब सारे इनपुट ट्रू हों तभी बेटा वो अपना आंसर ट्रू देता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो 4 ऑप्शन है उनमें कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, यहाँ पे सी वाला। ठीक है, कि जो एंड गेट है वो अगर हाई आउटपुट यानी कि ट्रू वैल्यू दे रहा है 1, तो यानी इसका क्या मतलब है कि ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक, तो ऐसी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम भी मिलती हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी मिलती हैं, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद अगली क्वेरी देखिए, वो भी बहुत ईजी है। अगली क्वेरी में क्या पूछा इन्होंने, कहा है कि देखिए 4 वेरिएबल्स आर गिवन A B C D और कहा है कि मैक्सटर्म बताइए। ठीक है, कि अगर 4 वेरिएबल्स हैं और ये इनकी वैल्यूज हैं तो क्या होगा मैक्सटर्म। तो बेटा मैक्सटर्म के लिए ध्यान रखिए क्या होता है मैक्सटर्म, इट इज द सम ऑफ ऑल द बूलियन वेरिएबल। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द बूलियन वेरिएबल। तो ये कैसे मिलेगा आपको, तो यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D, ये हमारे मैक्सटर्म का फॉर्मेट होगा। इसके बाद फिर आता है विद और विदाउट द बार। ठीक है, ये बात भी सही है, तो किसी पे बार होगा किसी पे बार नहीं होगा। पर बेटा जब मैक्सटर्म है तो बार कहाँ पे होगा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि मैक्सटर्म में जो बार होता है वो किस पे लगाते हैं, 1 पे। यानी बेटा बार उन वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा विच आर हैविंग द वैल्यू एज 1। तो जरा चेक करिए
कौन कौन से वेरिएबल है जिनकी वैल्यू 1 है, तो देखिए सी और डी की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी बार लगेगा सी पे और डी पे। तो अब जब देखिए बार लग गया तो अब चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि मेरा सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि मिड टर्म और मैक्स टर्म के ऊपर भी प्रॉब्लम मिलेंगी आपको। और फिर देखिए ये आपका हाईएस्ट लेवल आ जाता है प्रॉब्लम का हाईएस्ट लेवल क्या आ जाता है कि आपको एक के मैप दे दिया बनाने के लिए। ठीक है, पूछ रहे हैं ये बताइए कि अगर हम एक यहाँ पे के मैप बनाएं इन वैल्यूज़ का, तो आप कितने जो है यहाँ पे ग्रुप बनाने वाले हो, कितने ऑक्टेट, कितने क्वैड, कितने पेयर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी भी क्वेरी मिलती हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करके इसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जल्दी से यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि हम लोग कितनी तेज़ यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो एक आपको यहाँ पे पीओएस का की मैप बनाना है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक की मैप यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, पीओएस है तो देखिए बार किस पे लगेगा, 1 के ऊपर। ठीक है, तो ये बेटा हमने अपने यहाँ पे के मैप ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं जो जो हमको यहाँ पे सेल दी गई हैं। देखिए सेल क्या दिया गया है, 0 2 4 6 8 9। तो 0 2 4 6 8 9, फिर क्या है 10 एंड 11। तो 10 एंड 11। तो देखिए ये कि मैं बेटा हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया और अब हमें अपने काम पे चलना है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि आप क्या क्या बनाएंगे इसमें, ठीक है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपको पता है कि बेटा जो के मैप में क्या रूल होता है कि आपको मिनिमम यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्टेट एंड क्वैड बनाने होते हैं और सारे 0 या 1 कवर करने होते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, केवल देखिए मैं यहाँ पे 2 ग्रुप बनाऊंगा। देखिए कौन कौन से, एक ये और एक ये। और आई होप आप में से भी ज़्यादातर लोग यही 2 ग्रुप यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है ना, एक जो सबसे नीचे वाली रो में 4 1 एक साथ मिल रहे हैं, तो आप एक यहाँ पे क्वैड ड्रॉ कर लोगे और 2 आपको रोलिंग मिल जाएंगे और हमें सारे बेटा यहाँ पे 0 कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी पहली क्वेरी पे। पहली क्वेरी क्या पूछी है, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप दैट एंड देयर टाइप फॉर्म फॉर द रिडक्शन। कि आप भाई बताइए इनमें से क्या क्या बनाने वाले हैं। या तो 2 क्वैड बना लोगे, 1 ऑक्टेट एंड 2 क्वैड बनाओगे, 2 क्वैड और 1 पेयर बनाओगे, या फिर 1 ऑक्टेट एंड 1 यहाँ पे क्वैड बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्वेरी पूछी गई। तो आप देखो तो मैंने जो के मैप ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सही आंसर वो है वो क्या आ जाएगा कि 2 क्वैड। और अभी हम लोग इतने में नहीं छूट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब 2 क्वैड बनाए हैं तो अब कहा है कि ये भी बताइए कि जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊं तो एक तो तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 क्वैड बने, दोनों को सॉल्व करिए, निकालिए आंसर। सेकंड, आप अपना अगर आंसर बेटा ध्यान से रीड करो तो आपको अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए बेटा पीओएस का है, पहली बात तो ये 2 तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। देखिए सी एंड डी, क्योंकि ये आंसर खाली किसका हो सकता है, एसओपी का हो सकता है। अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। तो अगर बेटा 2 क्वैड बना रहे हो तो आपको पता है जब क्वैड बनता है तो केवल 2 ही वेरिएबल रिड्यूस होते हैं किसी टर्म में।
तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 2 वेरिएबल और यहाँ पे 2 वेरिएबल, दोनों अलग अलग क्वेड के, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा जो आंसर है ये मुझे सही लग रहा है, कौन सा, बी वाला। और ये जो आंसर है इसमें देखिए एक तो यहाँ क्वेड बना है और एक यहाँ पे क्या है, पेयर बना है, तो ये भी मेरे आंसर से नहीं मैच करता। तो देखिए 3 आंसर तो अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे, बचेगा केवल एक आंसर, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि आप अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज करिए, आप अपने आंसर पे डायरेक्टली आ जाओगे। सेकंड ऑप्शन क्या है कि सॉल्व करिए, तो सॉल्व करना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला वाला ग्रुप सॉल्व करिए तो ये 4 कॉलम पे है, कॉलम से कुछ मिलना नहीं है, तो यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, W बार प्लस एक्स, पहले वाले क्वेड का। और अब आइए सेकंड क्वेड पे, ठीक है, जो आपका रोलिंग है, तो रो वाइज मूवमेंट करेंगे तो एक्स ड्रॉप हो रहा है, बाकी क्या बच रहा है, W। और फिर जब कॉलम वाइज मूवमेंट करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, वाई ड्रॉप हो रहा है और जेड कॉमन है, तो ये आपका आ जाएगा वाई प्लस जेड। तो आप देखिए यही सेम आंसर आपको मिलता है जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले चूज कर लिया था, ठीक है बेटा। तो यानी कि अगर आप लॉजिकल वे में काम करिए तो बहुत सीधी सी बात है कि आप अपनी बहुत सारी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि देखिए कैसी कैसी क्वेरीज हम लोगों को बेटा इन टॉपिक से देखने को मिलती है। मैंने आपको नंबर सिस्टम की क्वेरीज यहाँ पे शो की, फिर अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, बूलियन में कैसी कैसी क्वेरी आ रही हैं, और फिर इसके बाद फिर बात हुई थी किसकी, कंप्यूटर बेसिक्स में। तो बेटा कंप्यूटर बेसिक यानी जो थियोरेटिकल चैप्टर जो मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे, और मैंने कहा था बेटा जो 3 चैप्टर है उनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। एक तो जो प्राइमरी मेमोरी है, सेकंड आपकी सेकेंडरी मेमोरी या CPU वाला जो पोर्शन है वो एक देख लीजिएगा, और तीसरा जो है अपनी हार्ड डिस्क वाला यानी जो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, इनका बेटा फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो थ्योरी है वो तो आ ही रही है, साथ में उसके ऊपर आपने क्या देखा कि न्यूमेरिकल भी आए हैं। और जो है आज हम लोगों ने जैसे न्यूमेरिकल किया था, प्रीवियस क्लास में भी किए थे न्यूमेरिकल, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बेटा वहाँ से हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेरी कैसी कैसी होती है इन चैप्टर से, मैंने जैसे अभी आपको जल्दी सब करवाए भी थे, तो इन क्वेरीज को चाहो तो आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हो। मैंने कुछ क्वेरीज आपके लिए निकाली हैं और अभी करवाई भी थी आपको लास्ट 1-2 क्लासेस के अंदर। और इनकी अच्छी चीज़ क्या होती है कि बेटा कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ठीक है। आप बस खाली क्या करते हो, क्वेरी रीड करते हो, चीज़ों को अपने माइंड में रिकॉल करते हो जो आपने पढ़ा है, और एक सही ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेरी कैसी कैसी दी गई है यहाँ पे। ओके बेटा, तो यहाँ देखिए कंप्यूटर बेसिक में हम लोग पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर CPU, यानी CPU जो है कि पास जो नियरेस्ट सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं कुछ करना नहीं है आपको, देखिए सीधे आपको अपने 4 ऑप्शन रीड करने हैं और अपने ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैश, स्टैक, मेन मेमोरी और रजिस्टर, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे चलिए और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ये आपकी 2020 की क्वेरी है, द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेसर फेच और डिकोड अनदर कमांड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि जब आपका जो है एक कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है और सेकंड कमांड आपका बेटा वेटिंग पर है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या नाम दिया गया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुपर कंप्यूटिंग है, पाइपलाइनिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे भी वही सेम थिंग कि बेटा आपको क्या करना है, अपना सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। और आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको केवल डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर देना है कि मेरा जो ऑप्शन है वो क्या है, पाइपलाइनिंग, ठीक है, लाइक दिस। और आगे देखिए यहाँ पे स्टेटस फ्लैग इज कॉन्टिन्यूसली चेकड इन, ठीक है। और ये सब बेटा आप देखो लास्ट 2 ईयर के पेपर से है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है आपको, आप चेक करिए ईयर 2020 का पेपर पिक करिए एंड 2021। लास्ट ईयर तो 7 क्वेरीज आई थी, मैंने आपको अभी ये बताया था, और उसके प्रीवियस ईयर भी आप देखो तो 4 से 5 क्वेरीज आई थी, ठीक है। तो यानी कि जो 50% जो वेटेज है वो केवल इसी एक चैप्टर से जा रहा है बेटा, प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस से। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़, फिर से प्राइमरी मेमोरी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट में जो स्टेटस फ्लैग जो आपके चेक होते हैं, कहाँ पे चेक होते हैं, तो यहाँ का भी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ए प्रोग्राम कंट्रोल्ड IO
इसमें भी आपको कोई यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली मेमोरी रिकॉल करनी है। अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है उन चैप्टर्स में सब कुछ दिया हुआ है, खाली समय पे याद आ जाए, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर क्या चीज़ है, टू फेच द डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हम यहाँ पे रजिस्टर यूज करते हैं कौन सा, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है MAR, ठीक है। और इसके बाद फिर लास्ट जो क्वेरी है वो देखिए यहाँ पे, द मेमोरी यूनिट विच डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द CPU। तो आपको पता है कि जो CPU है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी यानी आपके CD एंड हार्ड डिस्क इन सबसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं करता, ठीक है, वो बेटा कंपेयर करता है थ्रू रैम, कैश, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, कि आपका जो CPU है जब भी उसे कोई चीज़ फेच करनी होगी तो वो पहले आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करेगा, प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही वो डेटा लेता है। पहले आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपनी सेकेंडरी स्टोरेज से एक्सेस करनी है, तो आपको पता है ना कि पहले जो है सारा डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है और फिर आपका CPU प्राइमरी मेमोरी से उसको एक्सेस करता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलिए, फिर यहाँ पे देखिए दो तरह के रैम की बात हो रही है, डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम, ठीक है, और उनके फीचर्स के बारे में दो आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिए गए हैं और आपको बेटा एक जो है सही सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, एक करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे सही फिल करके इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि जो डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर, और ये डैश फिल करने के लिए मुझको दो ऑप्शन दिए गए हैं, मोर एंड लेस, ठीक है, यहाँ पे भी मोर एंड लेस, कि जो डायनेमिक रैम है वो कम पावर यूज करती है स्टैटिक रैम से कि ज़्यादा पावर यूज करती है। तो देखिए बेटा जो डायनेमिक रैम होती है वो बीच बीच में पावर लेती है रुक रुक के, लेकिन जो स्टैटिक रैम होती है उसको बेटा कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है। तो जब मैंने आपको इतने ही एक पॉइंट बता दिया तो इतने से आप समझ सकते हो कि जो डायनेमिक रैम है इट यूजेज लेस पावर। तो यानी जैसे ही आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ कि लेस पावर, तो अब आप देखिए तो आपके ऑप्शन A और B तो चले गए, ठीक है, यानी कि अब जो ऑप्शन जो सही होगा वो C और D में सही होगा। और इसके बाद अगला जो फिल इन द ब्लैंक दिया क्या दिया कि देन स्टैटिक रैम, ठीक है, स्लोवर होती है या फास्टर होती है, ठीक है ना। तो बेटा मैं बता दूं कि जो डायनेमिक रैम होती है वो स्टैटिक रैम से स्लोवर होती है, ठीक है। तो यानी मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, C होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हो गई। इसके बाद फिर अगली जो क्वेरी है वो यहाँ पे चेक करिए, लास्ट क्वेरी है हमारी यहाँ पे कि क्या बोला है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ वन सिंपल मशीन कमांड इज नोन एज। यानी बेटा एक जो है आपके CPU में एक जो है हम कमांड जो प्रोवाइड करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूशन में यानी फेच करने में और एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगता है इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिले टाइम, सीक टाइम, रियल टाइम एंड CPU साइकिल। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या है बेटा, CPU साइकिल, ठीक है। CPU साइकिल यानी कि पूरा जो एक साइकिल कंप्लीट जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पे कि कैसे हमारा मतलब जो है हम एक कमांड पहले आपकी कैश के पास, रजिस्टर के पास एक प्रॉपर जगह पे जाएगा, फिर मेमोरी एड्रेस पिक किया जाएगा, मेमोरी एड्रेस से जहाँ पे डेटा स्टोर है कंट्रोल वहाँ जाएगा, वहाँ से डेटा फेच होगा, फिर वो CPU के पास आएगा, CPU इनको प्रॉपर मेमोरी प्लेसेस में सेंड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन। सपोज कोई कैलकुलेशन होनी है, दो नंबर ऐड होने हैं तो वो नंबर प्रॉपर प्लेस पे यानी ALU के अंदर ऐड करवाए जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर उसको एक प्रॉपर आउटपुट डिवाइस की तरफ सेंड करना। ये सारी जो प्रोसेस एक कमांड के एग्जीक्यूशन में जो पूरी प्रोसेस है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, CPU साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ये सारी बातें आपको जो है थियोरेटिकल जो चैप्टर मैंने शीट भी भेजी हैं आपको, और अगर आप खाली वो दो शीट पढ़ लो तो आप इनमें ज़्यादातर क्वेरी के आंसर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे बात की आज कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो है अपने जो है नीमसेट कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के लिए मेन टॉपिक कौन कौन से हैं,
किस किस टाइप की क्वेरीज आती हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ये बात की, ठीक है ना, किस किस टाइप की क्वेरीज आ रही हैं और कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है, अगले थोड़े समय के अंदर जल्दी। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, अगर आप केवल थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे दें पर डे, हाफ एन आवर भी दे दें, तो भी आप ई वाले सेक्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, और भी यहाँ पे देखेंगे कि और जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर कैसे क्वेरी की जाए, और जो है और कुछ जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।